हम आज बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से। रिसर्च को हम इस चैप्टर को न सिर्फ वैसे पढ़ेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली मैं आपके ज़िम्मे कुछ असाइनमेंट भी साथ के साथ लगाऊं कि आप इसको प्रैक्टिकली भी इस चैप्टर का एक्सपोजर कर सकें। रिसर्च मॉडर्न टाइम की ज़रूरत है और जितनी भी इन्वेंशन है बेसिकली वो रिसर्च की बुनियाद पे ही है। और आज के दौर के अंदर जितने हम जो है वो नए काम करते हैं वो इस प्रोसेस से गुजर के कर रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम फर्क देखते हैं कि सर्च और रिसर्च के अंदर क्या फर्क होता है। सर्च किसी भी चीज को तलाश करना होता है और वो चीज उसी तरह होती है जैसे हमारी चाबियां गुम हुई हैं। तो अगर मैं उस चाबियों को तलाश करता हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे चाबियां अपनी किसी इम्प्रूव सूरत के अंदर मिलें, या मुझे ये नहीं है कि चाबी मेरी जो है ना वो एक आध इंक्रीज होनी चाहिए, या मेरी चाबियां जो है पहले 2 नंबर थी अब 1 नंबर चाबियां मुझे मिलनी चाहिए। ये मेरा पर्पज नहीं होता, मेरा उस चीज को फाइंड करना पर्पज होता है। लेकिन जब रिसर्च के अंदर होता है तो रिसर्च के अंदर हम चीजों को पहले से बेहतर देखना चाहते हैं। चीजों को जो उसके नताज पहले थे उससे बेहतर नताज लेना चाहते हैं। उसकी ट्रुथफुलनेस को वेरीफाई करना चाहते हैं कि इधर ये सच है, ये ठीक है, ये काबिल इस्तेमाल है, ये फायदेमंद है, इसके इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, कितना बेहतर किया जा सकता है। ये रिसर्च के यानी रिसर्च से हम कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, जबकि सर्च के अंदर हम जस्ट एक चीज को फाइंड कर रहे हैं। रिसर्च के अंदर हम सच्चाई की तलाश कर रहे होते हैं कि हो सकता है, जब हम किसी चीज हो सकता है कि वो चीज टाइम के साथ आउटडेटेड हो गई हो, वो चीज जो पहले कभी सर्च की गई थी, रिसर्च की गई थी, आज उसके नतायज मुख्तलिफ हों। हम सच्चाई की तलाश में, सही नॉलेज की तलाश के अंदर जो है वो करते हैं। और इससे हमारा पर्पस एक नया नॉलेज क्रिएट करना भी होता है कि यानी किसी चीज को आप एक्सप्लोर करते हैं ना, तो एक्सप्लोर करने से हो सकता है कि वो सम्राट ना पहले लिए गए हों जो हम अब सोच रहे हैं कि मुझसे वो सम्राट लेंगे। तो हम उससे नया नॉलेज, कोई नई बात इन्वेंट करना, कोई नई थ्योरी देना, कोई नया फलसफा देना, नया कंसेप्ट देना, नई इख्तरा तलाश करना, ये रिसर्च का पर्पज होता है। when we research we are able to get better ways of doing and better products। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम पहले से बेहतर प्रोडक्ट, देखिए आपने एक पहिया इजाद कर लिया है, अब आप दोबारा पहिए को इजाद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये कर रहे हैं कि अब मैं उस पहिए की एफिशिएंसी को कैसे बेहतर कर सकता हूं। अब आप वही पहिया इजाद नहीं कर रहे जो किसी ने पहले किया था। पहले उससे तक किसी ने लकड़ी का पहिया किया हो, आपने उसके बाद जो है वो रबड़ के वो टायर बना दिए, ट्यूबलेस टायर बना दिए, अब आप उससे और फ्रैक्शनलेस टायर बनाएंगे कि ताकि जो है ना वो यानी चीज जो ही हम उसके अंदर कुछ बेहतर कर रहे हैं कि जो उससे ज्यादा फास्ट हो, उससे ज्यादा बेहतर हो, उससे बेहतर काम लिया जा सके साइज के अंदर। यानी जब जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इनके 3 पर्पज भी होते हैं। चीजों के साइज को मिनिमम किया जाए, चीजों की एक्यूरेसी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, उनके साइज को कम करना, उनकी एक्यूरेसी को बेहतर करना, और उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करना कि कम एनर्जी लेके वो ज्यादा हमें उससे प्रोडक्टिविटी दे सके। द एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। वो एक्टिविटी, यानी ये रिसर्च की सारी डेफिनेशन बन सकती हैं। मैं इसको कहता हूँ द रिसर्च इज द एक्टिविटी, यानी रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी to find the truth। Research is an intellectual activity to find the truth। ये research is the intellectual activity to create a new knowledge। ठीक है, ये intellectual एक एक्टिविटी है जो सोच समझ के दिमाग से हम लोग कर रहे होते हैं। अब रिसर्च के अंदर देखिए हम क्या कर रहे होते हैं। बेसिकली रिसर्च के अंदर सबसे पहले तो होता है हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम पोज करते हैं, यानी कोई मसला होगा तो रिसर्च होगी ना। अब एक मसला होगा, उस मसले के ऊपर फिर हम अपनी एक हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस के ऊपर हम जो है वो कोई क्वेश्चनर बनाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ तजर्बा करेंगे। उस तजर्बे के लिए हम कोई क्वेश्चनर से डाटा इकट्ठा करेंगे, और उस डाटा के इकट्ठे करके हम उसका फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट देंगे। हम उससे एक एक सिस्टमेटिक हमारी लर्निंग हो रही होगी कि चीज़ें कैसे कैसे जो है वो हो रही हैं। और हम जो चीज़ें इससे पहले अननोन थी, जिसको किसी ने एड्रेस नहीं, उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे होंगे।
फाइनली हमारा पर्पज ये होगा, जो रिसर्च का पर्पज है, कि हम चीजों को रिफाइन कर रहे होंगे, चीजों को पहले से बेहतर करना हमारा पर्पज होगा। आप हूबहू वो रिसर्च नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आप कर रहे होंगे। उसकी कंसेप्ट ऑफ रिसर्च क्या है? एक तो हम कहते हैं करेक्ट प्रीवियस एरर एंड मिसकंसेप्शन, कि जो हमारे प्रीवियस एरर्स हैं, यानी एक चीज जिसके अंदर पहले कोई, मैंने मिसाल के तौर पे टीचिंग ट्रेनिंग के ऊपर रिसर्च की, अब वो पहलू जो मैंने मिस कर दिए, वो पहलू जो मैंने मिस कर दिए, जो वो चीजें जो मैंने इम्बिक्विटीली, यानी जो इम्बिगुअस कंसेप्ट मैंने दिए, या वो चीजें जिनको मैंने कहीं छोड़ दिया, मैंने कहीं गलत, उन चीजों को बेहतर करना है। फिर उसके ब्रिंग लाइट टू न्यू नॉलेज, और उसके साथ कुछ नई चीजें भी ऐड करनी है जो पहले बातें नहीं हो रही। एड्स एन ऑर्डरली वे टू एग्जिस्टिंग बॉडी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कुछ बेहतरी लेके आना, कुछ स्टेप्स को नया लेके आना, ये रिसर्च का पर्पज है। रिसर्च इज मोर, रिसर्च एक फॉर्मल प्रोसेस है। यार ये काम तो करें, यार भागी, यार ये काम तो करते मेरा, ये वाली बात नहीं है। एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिक तरीका है उसका, एक फॉर्मल वे है उसका, एक इंटेंसिव प्रोसेस है। पूरी पूरी कोशिश के साथ, पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, पूरे स्टेप्स को, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए, हम लोग किसी चीज के मुतालिक जो डाटा लेते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो जो रिपोर्ट देते हैं, जो एट द एंड हम अपनी एक नई थ्योरी देते हैं, नया फलसफा देते हैं, ये सारी एक सिस्टमेटिक वे के जरिए हो रही होती हैं। ये कोई ख्याली बातें नहीं है जो बैठे बिठाए हमने दे रहे होते, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होती है हमारी, उसे रिसर्च बोलते हैं। सम टाइम रिसर्च में रिव्यू द ओल्ड नॉलेज। देखिए आप लोग आर्टिकल देखते होंगे, आर्टिकल एक तो वो होते हैं ना, कि जो मैंने अपने थीसिस में, तो मैं इससे एक आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल भी होते हैं। आप अभी जाएं, आप गूगल से किसी एक टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, आप 6 आर्टिकल, 8 आर्टिकल, 10 आर्टिकल डाउनलोड कर लें, उन 10 आर्टिकल को आप पढ़ें, उन 10 आर्टिकल को पढ़ के एक जो है वो, एक 10 आर्टिकल का एक मग्ज बना लें, और एक नया आर्टिकल लिख लें जो 10 आर्टिकल की समरी बयान कर रहा हो, जो जस्ट 10 आर्टिकल जो मैंने पढ़े हैं उन्हीं का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, उन्हीं का रिव्यू करके बता रहे हो कि ये लोगों ने पहले इसके ऊपर रिसर्च की है और इसका फाइनली ये पर, तो रिव्यू आर्टिकल भी होते हैं। चेक अथेंटिसिटी ऑफ ऑल नॉलेज, हम रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो हमसे पहले लोगों ने काम किए हैं, हम उन कामों को देख रहे होते हैं, बेसिकली उस नॉलेज की अथेंटिसिटी, कि वो जो काम पहले किया है क्या वो करेक्ट है, क्या वो ठीक तरह से किया है, क्या उसके अंदर कोई गलती नहीं। हम नॉलेज की अथेंटिसिटी, उस काम को दोबारा करके, उस एक्शन को दोबारा परफॉर्म करके उसके ऊपर मोहर शब्द कर रहे होते हैं कि वो काम ठीक हुआ था या वो काम के अंदर गलती थी। जीन प्याजे ने रिसर्च की, उसने थ्योरी दी। जीन प्याजे की थ्योरी तो इवन 3 भांजों के ऊपर उसने की थी, लेकिन जीन प्याजे की थ्योरी को बाद में हजारों लोगों ने उसको टेस्ट किया, तो निताई सेम निकले। आज इसी वजह से जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई जाती है। vygotsky के थ्योरी को पढ़ाया, उसने दिया, उसके बाद बहुत से लोगों ने उसके ऊपर तजर्बा किया, बहुत से लोगों ने उसको ठीक माना, वो ठीक थी, बहुत से लोग ठीक समझा, इस वजह से आज तक चल रही है। डाल्टन के एक्सपेरिमेंट को बाद में आउटडेटेड करार दिया गया, तो वो डाल्टन की थ्योरी पहले निकाल दी गई, यानी उसको बता दिया गया कि डाल्टन ठीक नहीं कहता, यहाँ तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को 100 हिस्सों में मजीद तकसीम किया जा सकता है, तो वो वाली थ्योरी जो है वो आउटडेटेड हो गई। तो रिसर्च के जरिए ही ये सारा कुछ होता है। मैं वाइड प्रीवियस स्टडी, हमारी प्रीवियस स्टडी को ये वाइड कर सकता है, वो एड्रेस गैप्स इन प्रीवियस स्टडी। हमें ये भी पता चलता है, यानी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, हम जब भी रिसर्च करवाते हैं, हम रिसर्च के अंदर अपने बच्चों को सबसे पहले कहते हैं कि बेटा आपने जो है वो ये इतने आर्टिकल पढ़ के आने हैं, आप लिटरेचर रिव्यू करके आए। सबसे पहला काम रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू होता है। अब लिटरेचर रिव्यू जब किया जाता है, एक बच्चा जब आर्टिकल पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ने से उसे रिसर्च गैप का पता चलता है, उसे पता चलता है कि ये टॉपिक, इसके अंदर ये काम तो हुआ है, ये गुंजाइश बाकी है, इसके ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये भी एक रिसर्च का पर्पज है। अच्छी रिसर्च कौन सी होती है? रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छी रिसर्च वो है जो हमारे मसले को हल करे, और अच्छी रिसर्च वो है जो कंटिन्यूअस इंक्वायरी इन सर्च ऑफ नॉलेज। सूरज मशरिक से तलू होता है, मगरिब में गरूब होता है, रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, हर दफा वही सेम रिजल्ट आएगा। हमें तो ऐसी रिसर्च चाहिए जिसके ऊपर मजीद काम किया जा सके, जिसके ऊपर मजीद काम किया जा सके, उसमें से नई कुछ नॉलेज की निकलने की उम्मीद हो, जिसके ठीक
या गलत होने की तवक्को की जा सके, वो रिसर्च होती है। इट एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, जो रिजल्ट मैंने बनाए हैं, जो रिजल्ट मैंने लिए हैं, उनको मैं जनरलाइज कर सकूं, उनको मैं यानी वो इतने अथेंटिक हों, इतने 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 सिस्टमेटिक जबरदस्त तरीके से किए गए हों, उसको मैंने तो पहले 100 लोगों के ऊपर एक चीज को अप्लाई किया है। अब अगर मैं 500 लोगों पे, अगर एक इलाके पे, तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे, अगर मैं एक मुल्क में अगर अप्लाई करता हूं, तब भी मुझे वो रिजल्ट वही मिले, तो जनरलाइजेशन करना, रिसर्च, अच्छी रिसर्च वो होती है जिसके जवाबों को, जिसके नताइज को, जिसके एनालिसिस को जनरलाइज किया जा सके, जिसके रिजल्ट्स को की बुनियाद पे प्रिंसिपल बनाया जा सके। यानी ये प्रिंसिपल, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ये प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल बना कैसे? किसी ने पानी को बॉयल किया होगा, बार बार किया होगा, और देखा होगा, नोट किया होगा कि हर दफा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पहुंचता है तो पानी बॉयल हो जाता है, पानी बाहर निकलना शुरू कर देता है, पानी फट जाता है। तो इसका मतलब है कि वो एक प्रिंसिपल बन गया है, कि ये हकीकत है, यानी एक एक चीज को साबित कर लिया गया है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस। और ये जो हमारी रिसर्च है, ये जो ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस है, वो चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जो तजर्बात हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हमारी सेंसेस महसूस कर सकती हैं, वो उनकी बुनियाद पे बेस कर रहे होती है, अच्छी रिसर्च बेस कर रही होती है। अच्छी रिसर्च रेवलेशन वही को रिजेक्ट करती है। डॉगमास भी कहते हैं, जो वही का नॉलेज, खुदाई नॉलेज, अता ऐसा नॉलेज जो जिसके अंदर मखलूक खुदा का कम कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, खुदा की तरफ से हो, किताब में जैसे कोई वही, तो किसी मजहब, बेल हो रही उन किताबों में है। जो नॉलेज होता है, इसको वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मैडम इकरा, कोई सवाल है आपका? जी ठीक है, आपका ना स्पीकर ऑन था। अच्छा जी। उसके बाद है, इट इम्प्लाई इन डेप्थ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ये डेप्थ जो है, वो किसी चीज की डेप्थ में देखें। आप जब एक टॉपिक के ऊपर 20, मैंने अपने टॉपिक के ऊपर 100 आर्टिकल पढ़े थे, और मैंने अभी तक डाउनलोड करके रखे, यानी एमफिल की रिसर्च में मैंने 100 आर्टिकल डाउनलोड किए, रीड किए, उनका टेबल बनाया, उनके चार्ट्स बनाए, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो हम किसी भी चीज की डिटेल स्टडी करते हैं, उसकी इंतहाई गहराई में जाते हैं, और देखते हैं इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या काम किया है। इट डिपेंड्स ऑन वेल एंड रिलायबल डाटा गैदरिंग प्रोसीजर। और हमें इससे पता चलता है, यानी ये रिसर्च जो है, अच्छी रिसर्च डिपेंड करती है कि वैलिड, वैलिड मतलब देखिए, मैं रिसर्च करता हूँ टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, और डाटा मैं लूँ स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी के ऊपर। मुझे मेरा ताल्लुक टीचर ट्रेनिंग के साथ होना चाहिए। रिलायबल हो, यानी वो कंसिस्ट वो चीज, अब एक चीज, एक बंदे ने कहा सूरज मशरिक से निकलता है, दूसरे ने कहा मगरब से निकलता है, ये नहीं, बल्कि वो रिलायबल हो, उसी के रिलेट करता हो। मेरी मेरी आइडियोलॉजी जो है वो है कि जो जो कैंसर है हमारे पास, इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर का भी ताल्लुक है। अब जो बाकी सारे लोग हैं, वो कैंसर के ऊपर जो बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज को, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, कि क्या ओजोन लेयर का कैंसर के ऊपर कोई इफेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जबकि जो मैंने आर्टिकल सारे डाउनलोड किए हैं, वो कैंसर के, वो जो पॉलीथीन बैग हैं, उसका कैंसर के साथ रिलेट कर रहा है। अब ये तो रिलायबल ना हो, मैंने तो उसके रिलेट करना है ना, उसके मुताबिक चीजें लेके आनी है। इट डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होती हैं, और डिस्क्रिप्शन जो उसकी मुतालिक चीजें बयान की गई होती हैं, सिस्टमैटिक होती है, साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, साइंटिफिक मेथड को हम चौथा टॉपिक इस चैप्टर का उसको करेंगे। इट इन्वॉल्व गैदरिंग ऑफ न्यू डाटा फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज। और रिसर्च के अंदर हम डाटा दो तरह से लेते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। जब डाटा डायरेक्ट ऑब्जर्वर से हो, उस शख्स ने, यानी जिसने कायदे आजम को देखा, कायदे आजम से बात की, कायदे आजम को खुद वो करते हुए काम देखा, उस बंदे से मैं जो डाटा लेता हूं, वो मेरा प्राइमरी सोर्स होता है। और जब मैं किसी से डाटा लेता हूं, उसने कायदे आजम को नहीं देखा, लेकिन उसने किसी किताब में पढ़ा या उसको किसी ने बताया, अब ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। कंट्रोल फ्रॉम अदर वेरिएबल्स, और इसके अंदर हमारे पास जो अदर वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। वेरिएबल्स का टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे। हमारे पास रिसर्च के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, दो होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और इसके अलावा जितने वेरिएबल्स होते हैं, हमें उनको कंट्रोल करना होता है। और जब हम रिसर्च के अंदर दो ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर एक को एक्सपेरिमेंटल और दूसरे कंट्रोल ग्रुप, यानी ये हम आगे करेंगे, अगर इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में मैंने नहीं जाता, ठीक है। इट रिक्वायर
रिसर्च के लिए एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। रिसर्च अपने ऑब्जेक्टिव के कहते हैं, यानी मकसद के ऊपर पूरा उतरती हो। एक लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, यानी सिस्टमैटिक हो। कोई मेरी अपनी ओपिनियन मर्जी शामिल नहीं होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व क्वेस्ट ऑफ आंसर टू अनसॉल्व प्रॉब्लम। ये मेरे अंदर ये लगन होनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए, जो कि जो इसके अंदर क्वेस्ट ऑफ फॉर आंसर टू आंसर, जो जो उसके अंदर ना क्वेस्ट है, यानी जो उसके अंदर कोई कमी रह गई ना उसको मैं रिजॉल्व करूं। जो कोई प्रॉब्लम है मेरा पर्पस उसको सॉल्व करना होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, ये पॉसिबिलिटी है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरे नतायज वही न हो जो मुझसे पहले थे। इट पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि जो रिसर्च मैंने की है, जो नतायज मेरे निकले हैं, वो किसी और के भी हों, तो कोई मसला नहीं। रिसर्च सम टाइम हम वेरीफाई भी कर रहे होते हैं। रिसर्च इज करेक्टराइज्ड बाय पेशेंट अनहर्ड। रिसर्च बड़े सब्र का काम है, बड़े तहम्मुल का काम है। ये कोई हरी एक्टिविटी नहीं है, चलो जी आज मैं आपको मैं टॉपिक लगाता हूँ, आपको कहता हूँ कल इसके ऊपर थीसिस करके आ जाओ। बल्कि बड़ा सब्र वाला, तहम्मुल वाला ये काम है। और अनहरीड एक्टिविटी कोई जल्दी वाला काम नहीं है। अनहरीड है, कोई आपने जल्दी नहीं करनी, बल्कि पुरस्कून होके पीसफुल होके आपने काम करता है। इट इज केयरफुल, इट इज केयरफुली रिकॉर्डेड रिपोर्टेड। हर चीज बड़े केयरफुली, हर रिस्पॉन्स, हर जवाब, हर क्वेश्चन, हर रेस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा था और आगे रिपोर्ट किया जा रहा होता है। इट्स सम टाइम रिकॉर्ड रिक्वायर्ड करेज। देखें कभी कभी रिसर्च के अंदर चपेड़े भी बढ़ जाती हैं। जैसे वो आप किसी से सवाल पूछने के लिए जाए ना, तो जैसे आजकल माइक उठा के यकदम आगे जाते हैं, अगला चपेड़े से मुंह लाल कर देता है। तो इस सम टाइम इसके लिए आपको हौसला भी चाहिए होता है। हो सकता है कि आपको अगले से कुट पड़ जाए, हो सकता है आपको किसी ऐसे इलाके में जाना पड़ जाए, कुत्ते पड़ जाए जहां पे एक खतरा हो। तो ये आपको ये भी बहादुरी होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व हाइपोथेसिस। ये बात बड़ा अहम पॉइंट है। जो रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी उसके अंदर सबसे पहले हाइपोथेसिस दी जाएगी। जबकि जो रिसर्च दूसरी है उसके अंदर भी हाइपोथेसिस हो सकती है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनाई जा रही होती है। वहां प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम दिया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस दी जाती है। रैपिड एक्सपेंशन, रिसर्च की जरूरत क्यों है? देखिए रिसर्च की जरूरत इसलिए है, हम बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं। हम चीज़ों को पहले से उनका साइज कम करके, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर करके, उनकी एनर्जी को कंज्यूम कम कर, जैसे देखिए आज का एसी जो है वो उसकी बिजली, और आज से 10 साल पहले वाला एसी उसकी बिजली में बड़ा फर्क होगा। ये इलेक्ट तो बेसिकली वो रिसर्च हो रही है ना कि मजीद एफिशिएंसी कैसे बेहतर की जाए, कैसे हम जो है वो साइज कम करें, एफिशिएंसी बेहतर करें, एनर्जी कम हो, कास्ट कम हो, साइज रिड्यूस हो, तो हम ये कर रहे होते हैं। डेमोक्राइजेशन क्राइटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी वो ऐसी ऐसे जवाबात, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हों, डेमोक्रेटाइज सबके लिए हों, ठीक है। टेक्नो जो चीजें तब्दीली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए आ रही है वो हमें करना, इस हमारा पर्पज होता है। एजुकेशन के अंदर नई डिमांड्स लेके आना, ये रिसर्च का पर्पज है। इंटर डिसिप्लिन अप्रोच टू एजुकेशन, इंटर डिसिप्लिन के मुख्तलिफ सब्जेक्ट की आपस के अंदर जो है वो उनका आपस के अंदर ताल्लुक कायम करना, ये रिसर्च का पर्पज होना चाहिए। रिसर्च के पर्पज नॉलेज एक्सप्लोर, नॉलेज को फैलाना है। एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन और उसकी जो प्रोडक्ट बेहतर करना है। स्केल्स रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम डेवलपमेंट, कम वसाइल का इस्तेमाल हो और बेहतर हमारी डेवलपमेंट हो, ये पर्पज होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ रिसर्च नीडेड, रिसर्च का जज्बा होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कोई जज्बा नहीं है। हम क्वेश्चनियर फिल करवाने के लिए लोगों की इतनी मिन्नतें करते हैं, इतने तरले करते हैं लोग, फिर भी क्वेश्चनियर फिल नहीं करते। तो रिसर्च के लिए एक जज्बा होना चाहिए, यानी रिसर्च करने वाले की अभी आप देखें लोगों को ना, लोग अगर आज भी हमारे एमफिल के अंदर ये ऑप्शन दे दिया जाए ना कि जो एमफिल के अंदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहे पढ़ लें, जो रिसर्च करना चाहे रिसर्च करें, तो आप देखेंगे कि 90% लोग हमारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। बल्कि रिसर्च के जज्बा होना चाहिए कि हमें रिसर्च करनी है, रिसर्च शौक से करनी चाहिए। रिसर्च नीडेड टू कीप आउट ऑफ फिफ्थ ट्रैक, किसी एक फिक्स ट्रैक से निकल के एक नई इन्वेंशन की तरफ जाना, जदीदियत की तरफ जाना, एक्सप्लोरेशन की तरफ जाना चाहिए। रिसर्च इंक्रीज नॉलेज बाय ब्रेक्स टू बिल्ड अ वॉल। देखिए रिसर्च के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स को कवर करते करते हम एक वॉल खड़ी करते हैं। पहले कोई इतनी सी बेहतरी हुई, फिर इतनी बेहतरी, फिर इतनी, और फिर एक नई चीज बन गई। तो ये होता है। रिसर्च की इंपॉर्टेंस यही है कि एजुकेशन से इकोनॉमी, इससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है टीचर के अंदर, एक टीचर की जो रिसर्चर की डिग्निटी जो है वो बेहतर होती है। ये उसके अंदर एक एक एक, एक ना एक इज्जत पैदा होती है कि यार मैंने जबरदस्त काम किया है, मैंने ये काम किया।
और नए नए मेथड, नया नॉलेज क्रिएट होता है। ये हमें अलर्ट रखती है कि चीज़ें जो आउटडेटेड हो जाती हैं, तो हम रिसर्च कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आउटडेटेड और क्या नया आ रहा है। इट डिवेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और सेंस ऑफ अवेयरनेस हमारे अंदर पैदा होती है। इसके अलावा SLE यानी कि सिस्टम रिसर्च जो है ना, सिस्टमेटिक होती है, लॉजिकल होती है, इंपीरिकल होती है, रिडक्टिव, रेप्लिकेबल होती है। इसी तरह एक मूवी का वर्ड भी होता है कि रिसर्च के अंदर मैथमेटिकल प्रिसीजन यानी बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफाइबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, एक्सपेरिमेंटल, ये सारे अपने मतलब से बातें आपको समझ आ गई होगी। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करती है, जनरलाइज कर सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं, प्रिंसिपल बना सकते हैं, और हेल्प टू इम्प्रूव एंड मेक न्यू, हमें नई पॉलिसी बनाने के अंदर, हमें एजुकेशन के अंदर ये फायदा देती है। इससे हम नया नॉलेज, नया डाटा हमें मिलता है रिसर्च से। और क्वांटिटेटिव, हम डाटा को क्वांटिटेटिवली अरेंज कर रहे होते हैं, चीज़ों को टॉप से बॉटम की तरफ हम लेके जा रहे होते हैं, सब्र के साथ हम इस काम को कर रहे होते हैं। हम हमें इसके लिए हौसला चाहिए होता है। हम लेक्चर को जो अपने सबूत हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे होता है, कोई बायसनेस नहीं होती। हम इसके अंदर जो है वो अपनी रिसर्च इंप्रूव, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करते हैं। टीचर प्रीवियस स्टडी को रीड करता है और नया टीचर बनने की कोशिश करता है। इसके अलावा नॉलेज की इंटीग्रेशन होती है, बहुत से नॉलेज हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें मिला के कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना, ये हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, हमारे फैसला साजी बेहतर होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा एक मूड बनता है, एटीट्यूड बनता है, हमारी इंफॉर्मेशन बेहतर होती है, हमें लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। और हिस्ट्री ऑफ एनी सब्जेक्ट, हम किसी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। रॉन्ग बिलीव, जो हमारे रॉन्ग बिलीव होते हैं इस चीज़ के हवाले से, वो चेंज होते हैं। यहाँ तक बात किसको समझ आ गई है? ये बातें आसान सी बातें थी, किसको समझ आ गई है जी? जी, किसको मेरी बात की समझ आ गई है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज के जो सोर्सेज हमारे पास है ना, ये बहुत से हैं, तो हम एक एक करके ना इनके ऊपर बात करते हैं। तो इसके नॉलेज क्या होता है? नॉलेज बेसिकली फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, या वो स्किल एक्वायर्ड थ्रू, जो हम वो स्किल हैं जो हम किसी एक्सपीरियंस या एजुकेशन की बुनियाद पर हासिल करते हैं, कोई थ्योरीज, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, उस नॉलेज बोलते हैं। अब एम्पिरिकल, सबसे पहले है एम्पिरिकल नॉलेज। वो नॉलेज जिनको हासिल करने के अंदर हम अपने फाइव सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। यानी उस नॉलेज को लेने के लिए हमने किसी चीज को देखा, किस चीज को, किसी जायके को सूंघा, किसी को चखा, किसी को टच किया, किसी को सुना। सेंसेस का इस्तेमाल करके जो हम नॉलेज ले रहे होते हैं, जो तजर्बा करके नॉलेज ले रहे होते हैं, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे होता है, जिससे हम अपनी पर्सनल जो है नॉलेज को इन्हांस करते हैं, इसे एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास नॉलेज है, वो है ट्रेडिशनल नॉलेज। वो नॉलेज जो हम रवायात से लेते हैं, फलां गांव से सीखा, हम अपने इलाके, हमारे इलाके जैसे मैं शलवार कमीज पहनता हूँ तो ये हमारा कल्चर है, या हम रोटी खाते हैं तो ये हमारा कल्चर है, ठीक है। यानी वो अगर हम किसी और इलाके में होते तो शायद हमारी ड्रेसिंग और होती है, हमारी फूड और होती है, हमारी जबान और होती, हम डील और तरह से करते हैं, मैथ भी से और होता। तो ट्रेडिशन, जो रवायात से हमें चीज़ें जो है मिल रही थी। अथॉरिटी वो बंदा जो एक एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ का, जो एक जीनियस आदमी, एक यानी वो जो किसी चीज़ के ऊपर कमाल महारत रखता हो, जिसको किस चीज़ के, यानी एक मतलब PhD है तो हम कहते हैं अथॉरिटी है इस नॉलेज के अंदर। तो अब वो बंदा जो जीनियस है, एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है, या वो जो मुफ्ती होता है, जो अपने दीन का नॉलेज का लीडर होता है, या जो कोई सी चीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट होता है, तो हम उसको अथॉरिटी बोलते हैं कि यार ये इस सब्जेक्ट की अथॉरिटी है, इससे बात को डिस्कस कर लिया जाए। रेवलेशन है, ये डिवाइन नॉलेज, वो जो खुदा की तरफ से होता है, वो तमाम सोर्सेज जिनको इंसान नहीं बनाता, वो नॉलेज खुदा की तरफ से होता है, इसे रेवलेशन बोलते हैं। रैशनैलिटी, वो नॉलेज जिनके अंदर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हम वो नॉलेज अपने तजर्बे की बुनियाद पे दिमागी जरूर इस्तेमाल करके रैशनल थिंकिंग के जरिए हम जो कर रहे होते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं है, देखिए एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैशनल। एक्सपेरिमेंट में तो हम प्रॉपर एक तजर्बा करते हैं ना, रैशनल में तजर्बा नहीं करते, बस मेरे दिमाग ने सोचा कि यार इसका ये जवाब ठीक होगा तो उसको लेके आना, ये रैशनैलिटी होता है, ठीक है। हम किस चीज़ के काज एंड इफेक्ट को देख रहे होते हैं। इसके साइंटिफिक मेथड, वो जिसके अंदर पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस देते हैं, फिर डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक, यही वो वाला नॉलेज जो साइंटिफिक मेथड के जरिए साइंटिफिक मेथड कहलाता है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, जिसके अंदर हम जो है वो ये साइंटिफिक मेथड की फर्दर है, कि जहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हों तो वो इंडक्टिव होता है, जहाँ जनरल टू स्पेसिफिक जाएं वो जो है डिडक्टिव होता है। जहाँ हम
सर्टेनिटी की बात करें, हकीकत की बात करें, जहाँ पे हम जो है वो रूल पहले बताएं तो ये डिडक्टिव होता है। जहाँ हम एग्जाम्पल की पहले बात करें, जहाँ प्रोबेबल हो कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे, वो इंडक्टिव हो जाएगा। इंट्यूशन वजदान, जब किसी भी मसले का हल मैंने जो है अपनी सोच और विचार से किया है, मैंने सोचते मेरे सॉरी सोच विचार नहीं, ये नहीं है ना, किसी मुझे ना चाबियां मेरी गुम हो गई, तो मैं नमाज पढ़ने बैठा तो यकदम मेरे ख्याल में, अच्छा वो चाबी तो मैंने वहां पे रखी थी, अरे वजदान है। या आपके जहन के, आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर बड़ा सोच विचार कर रहे हैं, यकदम बगैर किसी एफर्ट के आपके अंदर एक जवाब आ जाता है ना किसी प्रॉब्लम का, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाता है, आपके उसके अंदर परसेप्शन बन जाती है कि ये मसला ये है। तो ये वाली जो है वो इसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। कोई प्रूफ या कोई कॉन्शियस एफर्ट वगैरह की जरूरत इसके अंदर नहीं होती। क्या ख्याल है, इतना कर लें? बड़ी थकावट सी हो रही है मुझे ना। या एक टॉपिक और पढ़ लें? चलो इसे एथिक्स ऑफ रिसर्च को पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद बस कर देते हैं। तो टाइम नजर नहीं आ रहा, टाइम क्या होगा, कोई मैसेज में टाइम तो लिख ले, देख लेता हूँ मोबाइल से। 10:15 हुए हैं और 9:45 पे शुरू हुई है, 10 मिनट है हमारे पास। तो 10 मिनट में ना वो एक टॉपिक हमारा हो जाएगा। एथिक्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है? बेसिकली तो इसके अंदर ये है कि देखिए, रिसर्च में एक बंदे ने एक काम किया है, अब दूसरा बंदा जो है ना, अगर उसके काम को कहीं अपने काम के अंदर बात करे ना, तो उसको एक्नॉलेज करे। ये जिंदगी के अंदर भी है। देखिए, किसी के क्रेडिट देना ना शुरू कर दिया करें, और बल्कि लोगों को एक्नॉलेज किया करें, लोगों की बात उनको प्रॉपर बताया करें। वैसे मैं भी ये सब समटाइम गलती करता हूँ। आपको एक, मुझे कोई कोट पसंद आया है किसी का ना, तो मैंने उसको अपने स्टेटस पे लगा दिया है। अब वो कोट उस जिस शख्स का है, मुझे चाहिए कि मैं उसका नीचे नेम लिखूं कि ये बात फलां बंदे ने की है, ठीक है। तो ये एथिक्स ऑफ रिसर्च है। इसी तरह आप किसी की रिसर्च को, अपनी रिसर्च के, अपने थीसिस के अंदर किसी की बात को नोट कर रहे हैं, तो ये भी एक एथिक्स ऑफ रिसर्च है। ये भी क्या है? एथिक्स ऑफ रिसर्च है। तो एथिक्स रिसर्च में क्या है कि डाटा को कंसील नहीं करना, किसी दूसरे की एफर्ट्स को चोरी नहीं करना, प्रॉपर रेफरेंस देना है, प्रॉपर अगले बंदे की एफर्ट्स को, कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना है, ठीक है। प्लेजरिज्म देखें, प्लेजरिज्म यही होता है ना, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि किसी की कोई बात पढ़ी, उसको कॉपी किया, इधर अपने थीसिस में पेस्ट कर दिया। प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है हमें, हमें सीधी बात करनी है। अवॉइड फैब्रिकेशन, खुद से नहीं लिख देना मन घड़त बातें, झूठ मूठ नहीं शामिल कर देना चाहिए। यानी जैसे आजकल हमारी रिसर्चेज होती हैं, या बीएड लेवल की रिसर्चेज हो गई, अब मेरे पास बीएड के थीसिस आते हैं बनने के लिए, तो मैं उनको 2 घंटे के अंदर पूरा थीसिस तैयार करके दे देता हूँ। अब वो बीएड का थीसिस मैंने तो पैसे लेने होते हैं, मतलब अब वो उस बच्चे ने तो थीसिस खुद किया नहीं, अब मैंने अगर उसका थीसिस किया है, तो अब वो बेसिकली मन घड़त थीसिस है। उसके अंदर उस बंदे की जो है वो कोई उस सच बात नहीं होती। बस मैंने जो है उसको अपने से ही कि इसके ये नतायज होंगे, टेबल बना दिया, इतने बंदों से डाटा ले लिया, ये बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉल्टी डाटा गैदरिंग प्रोसीजर, तो गलत तरीके से डाटा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पुअर डाटा स्टोरेज एंड रिटेंशन, पुअर डाटा को जो है वो यानी ये नहीं कि वो जो डाटा हमने लिया है उसकी प्रॉपर रिटेंशन होनी चाहिए। उसका डाटे को, इसको इसको मैं किस सेंस में बताऊं आपको। रिटेंशन में ये होता है कि जिस चीज को हम प्रॉपर उसको याद करते हैं, वो चीज वैसे, अब एक चीज पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, तो ऐसी चीजों को, गलत चीजों को भी आगे लेके नहीं चल जाए, बल्कि उनको आउटडेटेड करार दे के नई चीजों को लेके आना चाहिए। मिसलीडिंग ऑथरशिप, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो मिसलीड करे, यानी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सनिक की पब्लिकेशन प्रैक्टिस, किसी ने दोस्त ने मुझे दिया, सर ये मेरा आर्टिकल है, ये पब्लिश करवा दे, तो मैं उसके आर्टिकल को पब्लिश करवाने के लिए पहला नाम अपना शामिल कर देता हूँ, दूसरा उसका शामिल कर देता हूँ। या मैं जो है ना वो किसी और की रिसर्च के अंदर अपना नाम शामिल कर देता हूँ। तो किसी और किसी ने मुझे आर्टिकल दिया, या उसके आर्टिकल को उसके नाम को भी अपने नाम में से पब्लिश करवा देता हूँ, तो ये सनकी हो जाएगा। प्रोटेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट, और देखिए ये भी है, रिसर्च के अंदर जब आप डाटा ले रहे होते हैं, कोशिश करनी चाहिए किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी चीज को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एनिमल सब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हैं किसी जानवर के ऊपर, तो जानवर को तकलीफ से गुजारना नहीं चाहिए। प्राइवेसी मेंटेन, जो जिसने जो डाटा आपको दिया उसको प्राइवेसी को मेंटेन करें, किसी की बात किसी को आगे नहीं बतानी चाहिए। एजुकेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल, एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन है किसी भी शख्स से मतलब जो मुझे डाटा मिला उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। और किसी किसी के ऑब्जर्वेशन, किसी के जवाब, किसी के रिस्पॉन्स उसकी परमिशन के बगैर आउट नहीं करना चाहिए।
इंडिविजुअल जो अपनी किसी की राय होती है ना, बगैर किसी लॉजिक के, उससे अवॉइड करना चाहिए। डाटा को है उसका मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे है वैसे ही उसको बात करनी चाहिए, ठीक है। ये है, इतना काफी है, ठीक है। आज ये कर लें, कल हम इंशाल्लाह और करेंगे मजीद। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।